जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि 2018 में टोटल 4 पेपर हुए थे यूपी पुलिस में, उसमें से 2 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पेपर नंबर 3, जो कि 19 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए दोस्तों, अगर जो मेथड मैं यहाँ समझा रहा हूँ, सिंपल मेथड आपको याद रखना है, और पेपर जो आएगा 80% पेपर तो यहीं से बनना है, रिपीट होना है, ये तो क्लियर है। तो अधिकतर क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे जो मैं मेथड समझा रहा हूँ उस मेथड से, अगर आप वहाँ अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, ये जो स्टेटमेंट लिखी गई थी टाइपिंग वाली, ये रॉन्ग थी। मैं इसको यहाँ टाइप कर दिया हूँ। इसमें से दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले हमें कोष्टक के अंदर वाली सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए भाग का चिन्ह मुझे दिख रहा है, तो 4 दूनी 8, ये 2 बार में चला जाएगा, -24। तो अब देखिए 24 में 2 गया तो कितना बचा, 22। कोष्टक के अंदर वाली संख्या है हमारी 22, और भाग में इधर लगा है 3, और यहाँ है मल्टीप्लाई में 6, और यहाँ है भाग में 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 90 में 6 का भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार में कट रहा है, पहले 3 से हम काट दे रहे हैं। पहले हम 3 से काट रहे हैं, तो ये आ गया इधर 30, 2, और यहाँ से आ गया कितना, 15। 6 को अगर हम 90 को अगर हम 6 से काटे तो यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई उसी तरह आ गया, मल्टीप्लाई, और इसके बाद है 22, और इसके बाद है 3। ठीक है, अब अगर देखिए 3 21 को डायरेक्ट नहीं काट पा रहा है, तो जब 3 21 इसे डायरेक्ट ना काट पाए तो क्या करना है कि 22 को एस्टेज ऊपर लिख देना है, और बटे में ले आना है 3 को, और मल्टीप्लाई में यहाँ 15 लिख देना है। अब देखिए 3 15 को काट दे रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से 5 बार में काट दे रहा है। अब 5 का मल्टीप्लाई कितने में कर देंगे, 22 में, तो यहाँ से कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 110। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों, प्लस जोड़ गुणा, ये ना बेसिक क्वेश्चन फ्रैक्शन में। अभी देखिए पिछले वाला जो हम प्रश्न करवाए थे उसमें जोड़ आ गया था, लेकिन वो जोड़ पॉइंट वाला था। अब यहाँ पॉइंट वाला गुणा आ गया है, तो इसमें सिंपल हमें क्या करना है कि पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा देना है। यानी कि ये पॉइंट हटेगा, एक संख्या के बाद पॉइंट था, तो यहाँ हम 1 0 लगाएंगे, तो यहाँ आ गया बटे में 10, और इसका भी एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा कितना, 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इस संख्या का मल्टीप्लाई, फिर इस संख्या का मल्टीप्लाई। तो इससे अच्छा हम क्या करें कि तो चलिए अब इससे पहले हम 2 से काट लेते हैं। तो 2 से काटो कितना आया, 6, और यहाँ आया ये 5 बार में। 5 से इसे भी काट लेते हैं, तो 5 नहीं 15, 5 एकम 5 31, और 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 31 का 6 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आया, 6 6 18, 186। अब बटे, अब यहाँ कितना है 5, और यहाँ है 2, इनका दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब देखिए 10 आ गया, इस जीरो को हटाना है। तो इस जीरो को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऊपर हमारी संख्या दिख रही है तो वहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। एक जीरो है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ से आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 18.6, जो कि हमारा दूसरा नंबर राइट आंसर है। 18.06 नहीं, 18.6। जब यहाँ डबल जीरो होते तब हो जाता 1.86, 1.86। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर दूसरा यहाँ राइट है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एचसीएफ एलसीएम से पूछा गया था। यहाँ एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ। तो देखिए एक संख्या है 52, दूसरी संख्या 78, तीसरी संख्या 156। तो हमें देखना होता है, इनके फैक्टर देखना है, कौन सा हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एचसीएफ हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईजेस्ट होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए जो तीनों में आए, और वो फैक्टर भी होना चाहिए इनका, मल्टीपल नहीं, फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर का मतलब होता है कि इनका, तो अब देखिए इन संख्याओं में से हम चुनते हैं कि कौन सा इसका फैक्टर है। तो 2 क्या सभी को काट दे रहा है, बिल्कुल 2 काट दे रहा है, लेकिन हमें हाईजेस्ट चाहिए, ये तो मिनिमम है। 26, देखिए 26 सभी को काट रहा है, 13 भी सभी को काट रहा है, लेकिन 39 जो संख्या है वो 52 को नहीं काट पा रही है, किसी को भी नहीं काट रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक तो संख्या है 13 काट रही है और एक 26 काट रही है। ठीक है, तो अब हम इनमें से क्या लेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे। छोटी वाली लें कि बड़ी वाली लें। देखिए यहाँ लिख रखा है हाईजेस्ट होना चाहिए, तो हाईजेस्ट क्या दिख रहा है, 26 दिख रहा है, तो इसका आंसर 26 राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि जब प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है तो यह 2 वर्षों के बाद परिपक्वता पर निवेश की गई राशि का 1.21 गुनी हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न ये कह रहा है, एक कोई राशि है, कुछ भी राशि हो सकती है, और वह 2 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है, 1.21 गुनी हो जाती है। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यह 2 साल में हो रही है, यानी कि यह हमारा फर्स्ट साल था और यह हमारा दूसरा साल था, ठीक है। अब मैं कितना धन मान लूँ, मैं धन मान लेता हूँ कि 1 था हमारा, तो यहाँ 1.21 गुना हो रहा है। इसे और अच्छे से करने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ डबल जीरो लगा लेते हैं। डबल जीरो अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, तो यहाँ भी जब डबल जीरो लगाएंगे हम, यानी कि यहाँ पॉइंट हटा देंगे। 100 में कोई चीज़ 2 साल में 121 बन रही है, 2 साल में 121 बन रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2 वर्षों में 21 बन जा रहा है, तो देखिए अब यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे ऊपर कितना 21 और 121, और यहाँ नीचे लिख लेंगे 100, ठीक है। यह 2 वर्षों में बन रहा है तो इनका हम अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। अगर यह 3 वर्षों में बनती तो हम इसका 3 वर्गमूल लेते, लेकिन यह 2 वर्षों की बात कर रहा है तो यहाँ 2 का वर्ग लेंगे, ठीक है। तो यह देखिए किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, और ये 100 कितने का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक धनराशि हमारी बढ़ रही है, किस में बढ़ रही है, 10 में 1 बढ़ रही है, तो कितना हो गया इसकी, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे कि 100 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ कितना निकल के आया 10, यानी कि हमारा राइट आंसर है 10%, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपनी अगली पारी में और 2 रन बढ़ाने के लिए उसे कितना रन बनाने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, 11 पारी हैं, टोटल 11 पारी हैं, औसत कितना है 51। औसत 51 का मतलब ये होता है कि ये जो 11 पारियां थी सभी में 51 वैल्यू लिखी हुई है। तो मैं क्या 11 गुणे 51 कर दूं तो इनकी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर किसी वस्तु का मान लो कि 3 वस्तुओं का औसत 50 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि तीनों वस्तु 50 50 50 150, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 150 आएगा। तो यहाँ से सिंपल हमें क्या करना है कि 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है, तो हमें क्या कर देना है 11 से 51 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी। कितनी निकल रही है, 11 एकम 11 और 11 पचे 55 1 56, यानी कि 561 निकल के आ रहा है। अब कह रहा है अगली पारी में और 2 रन से औसत बढ़ाने के लिए, अगली पारी का मतलब होता है 1 और जोड़ देना है, अगली पारी 12वीं पारी होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 रन और बढ़ाने के लिए, औसत 2 रन बढ़ाने के लिए, तो औसत कितना था 51 में हम 2 रन, 51 में अगर हम 2 औसत जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 53 आया। अब हम फिर से इसको मल्टीप्लाई लगा देंगे तो 12 त्रिक 36, 3 12 पंचे 60 3 63, कितना निकल के आया 636। दोस्तों 2 रन से औसत बढ़ाने के लिए उसे अब 636 यहाँ से वैल्यू आ रही है। अब कह रहा है कि उसे कितना रन बनाने की ज़रूरत है। अब यहाँ से हम इनका अंतर देख लेंगे, जितना अंतर आएगा उतने ही रन बनाने की आवश्यकता है, यानी कि 636 में मैं 561 घटा दूंगा। यहाँ से निकल के आया 5 और यहाँ से निकल के आया 4 5 6 1 7, यहाँ से निकल के आया 7 और यहाँ बस 75, यानी कि मेरा राइट आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साथी और रथिन ने एक व्यवसाय में कुछ धनराशि 6:5 के अनुपात में निवेश की, लेकिन कुछ महीनों के बाद साथी ने अपनी धनराशि निकाल ली। इसमें बात कर रहा है, मैं मान लेता हूं कि एक यस है और रथिन को मान लेता हूं कि आर है, ठीक है। इन्होंने कुछ धनराशि निवेश की 6:5 के अनुपात में। साथी ने कुछ वर्षों के बाद अपनी धनराशि निकाल लेता है, लेकिन राशिन क्या करता है कि वह अपनी धनराशि नहीं निकालता है, यानी कि वह 12 वर्षों तक कंटिन्यू रखता है। यहाँ 1 साल की बात की गई है, ठीक है। तो यह 12 महीनों तक कंटिन्यू रखता है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में उनका जो लाभ का अनुपात है वो उन्हें प्राप्त होता है 7:10 के अनुपात में।
ठीक है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है कि सिंपल 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 12 पंचे 60, यानी कि 60, 10 की वैल्यू 60 कितने गुना है, 6 गुना है, तो इसको भी 6 गुना करना पड़ेगा, तो 7 को भी 6 गुना करना पड़ेगा, तो 7×6 42 आया। अब देखिए यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 12 पे मल्टीप्लाई करने पर 60 बना था, तो 6 का कितने पर मल्टीप्लाई कर दूं कि 42 बन जाए, यानी कि मैं 42 को, ये जो मेरा 42 है इसको मैं 6 से भाग दे दूंगा, 6 सत्ते 42 यानी कि 7। यहाँ से निकल के आ गया 7 मंथ बाद। 7 मंथ बाद वो अपनी राशि को वापस ले लेता है। अब यह कह रहा है कि तो अकेले राशि ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था, 7 महीनों। देखिए दोस्तों यहाँ 7 वैल्यू निकल के आ रही है, यानी कि अब 12 एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 7 महीने बाद उसने अपनी राशि वापस लौटा ली थी, तो कितने महीना के लिए लगाया था, 4 महीनों के लिए लगाया था। ठीक है, 7 4 12, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले वीडियो को पुश करके पढ़ लिया करिए और फिर मैं जो समझाता हूँ वो समझा करिए, पहले आप अपने से लगाने की ट्राई किया करिए। यदि 16 व्यक्ति 15 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं तो 8 दिनों में इसे निर्मित करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसमें दोस्तों क्या करना है कि इस फार्मूले के लिए देखिए यहाँ 16 व्यक्ति हैं, 15 दिनों में काम कर रहे हैं, टोटल सभी को मल्टीप्लाई करते चले जाना है। एक दीवार का निर्माण कर रहे हैं, एक दीवार, तो वर्क जो होता है वो नीचे लिखना है, तो नीचे हम लिख दिया एक दीवार। ठीक है, बराबर लगाएंगे, 8 दिनों में इसे निर्मित करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 8 दिनों में निर्मित करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो मैं यक्स मान लेता हूँ, वही दीवार की बात कर रहा है, यानी कि एक दीवार को हम एक मान लेते हैं, यहाँ भी एक रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है कि सिंपल 1 से 1 कट गया और यहाँ से 16 को 8 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, और 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ से राइट आंसर हमारा यक्स बराबर जो निकल के आ रहा है वो 30 निकल के आ रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उन्हें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 30 व्यक्तियों की। ठीक है, राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 ट्रेनें ए और बी 2 स्टेशनों से एक्स और वाई की चाल से चलना शुरू करती हैं 600 किलोमीटर की दूर पर। देखिए दोस्तों, एक स्टेशन यहाँ ए है, दूसरा स्टेशन बी यहाँ पर है। ठीक है, इनकी जो इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है वह है 600 किलोमीटर। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ से यक्स से चलना स्टार्ट करता है और यहाँ से वाई चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, यक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से पढ़िए, यक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, यानी कि यक्स से, वाई से नहीं, यक्स से। तो यक्स से 225 किलोमीटर, तो यहाँ 225 किलोमीटर जब यक्स कवर कर देता है तब ये वाई इसको पार कर देती है। तो 225 तो यक्स से तय कर लिया था, तो अब वाई कितना तय कर चुका होगा, इधर वाई कितना तय कर चुका होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 600 में से 225 को हम घटा देंगे तो वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि वाई कितना कवर किया है। ठीक है, अब यहाँ से मैं घटाना शुरू करूँगा तो कितना आएगा 5, और यहाँ से आया 7, और यहाँ से आया कितना 3, 375। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जब वाई 375 किलोमीटर कवर किया और यक्स 225 किलोमीटर कवर किया तब वो एक दूसरे को पार कर जाती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रेन बी को 8 घंटे लगते हैं। देखिए ट्रेन बी, ये जो ट्रेन बी है इसे 8 घंटे लगते हैं। अगर यात्रा को पूरा करने में 8 घंटे लगते हैं तो कितने घंटों में ट्रेन ए इसे पूरा करेगी। दोस्तों क्या करना है हमें कि सिंपल इनकी दूरी दे रखी है, इनके दूरी का हमें ले लेना है अनुपात, तो हमें आंसर तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। तो पहले हम अनुपात लेते हैं, तो 25 से इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, और 25 से इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 13 14 15 बार में। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो 3 कई 9, 3 5 15। इनके दूरी का अनुपात आ रहा है 3:5, तो इनकी स्पीड, इनकी इस टाइम का जो रेशियो आएगा, जो टाइम लगेगा वो उनके जस्ट उल्टा लगेगा, यानी कि इसे लगेगा, एक को लगेगा 5 घंटे तो इसे लगेगी 3 घंटे। ये ऐसे होता है दोस्तों। देखिए यहाँ से इसने दूरी, ए ने दूरी कवर किया है 225 और बी ने दूरी कवर किया है 375, तो दूरी किसकी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है। ठीक है,
मैं अगर पूछूं कि किसे कितना टाइम लगेगा, तो इसे कितना टाइम लगा होगा, इसको यहाँ तक पहुँचने में 600 किलोमीटर कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि कम स्पीड से भाग रहा है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और ये जो हमारे बी हैं, ये ज़्यादा दूरी तय किया उतने ही टाइम में, यानी कि इसका जो टाइम है बहुत कम ले रहा है, यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब देखिए, तो दूरी इसकी ज़्यादा थी लेकिन टाइम कम हो गया। एक ही क्या थी, दूरी बहुत कम थी लेकिन टाइम अधिकतर हो गया, यानी कि जस्ट उनका उल्टा हो जा रहा है। तो इसलिए हम दूरी का उल्टा कर देंगे टाइम। बी को कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। तो तीन कितने गुना है, उतने ही गुना हमें 5 को भी कर देना। यही तो पूछा है कि ए इसे पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा। अब देखिए, सिंपल ये करने के लिए हम क्या करेंगे कि 8 है हमारा 3 के बराबर, तो 5 कितने के बराबर होगा। अब यहाँ से 8 5 40, यहाँ से कितना आया 40 आ गया, और इसे 3 से काटेंगे तो 3 से दिखाई 3 8 24, 3 9 27। कितनी बार में कट रहा है दोस्तों, यह है 13 बार में पूरा चला जा रहा है। 13 बार में पूरा चला जा रहा है, और बच कितना रहा है 1/3, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो अगली वीडियो ला रहे हैं पेपर नंबर 4 की, वो आप तक प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कौन सा अभाज्य नहीं है। अभाज्य दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि जो 1 से कटे और उसी संख्या से कटे। अब जैसे मैं बोल दूं कि 11 है, 11 अभाज्य है या भाज्य संख्या है। तो 11 एक तो खुद 11 से कट रही है और 1 से भी कट जा रही है, यानी कि ये 2 के अलावा और तीसरे किसी से भी नहीं कट रही है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। दोस्तों, अभाज्य संख्याएं जो शुरू होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं, 2, फिर यहाँ से आता है 3, फिर आती है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11, ठीक है। ये हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसे ऐसे क्रम इनका बढ़ता चला जाता है। कभी कभी हमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपको रट लेना है, ध्यान में रखना है 25 होंगी, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 15 अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। दोस्तों, क्या करना है कि इनमें से हमें पहचानना है। तो देखिए, यहाँ चारों ऑप्शन में 1 1 लगा हुआ है, ठीक है, 1 1 लगा हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा कि सभी के सभी सेम जैसे दिख रहे हैं, मतलब कि इनमें से कोई जो हमें सम संख्या दिख रही है वही होगी कटने वाली। तो आप अगर नंबर सी लगा रहे हैं तो आप पूरी तरह से गलत हो जाएंगे, क्योंकि देखिए, ये जितने भी 3 का मल्टीपल होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 16 भी देखिए 3 3 का मल्टीपल में जा रहा है, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19। देखिए, इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका अगर हम इसके मल्टीपल बनाना जाएं, इसके मल्टीपल अगर हम बनाएं तो इसके मल्टीपल बन रहे हैं क्या, 7, 11 और 13। दोस्तों, इसके 3 मल्टीपल बन रहे हैं, यानी कि इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं, 3 फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि यह अभाज्य संख्या हमारी नहीं है। आपको याद कर लेना है, और बाकी सब हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, यहां पूछा गया एचसीएफ। अच्छा, इसको हम कर चुके हैं, बिल्कुल हम इसे कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय एक होता है। देखिए दोस्तों, एक होती है आय। आय बराबर क्या होता है, बचत माइनस व्यय प्लस बचत प्लस व्यय, ठीक है। आय बराबर बचत प्लस व्यय, यानी कि जो हमारी आय है उसमें से अगर बचत जो हमारी बच रही है, जो हमारा खर्चा हुआ है, अगर मैं उसको जोड़ दूं तो मेरी आय निकल आएगी, ठीक है। यहाँ देखिए, बचत और व्यय का अनुपात दे रखा है, यानी कि बचत और व्यय का अनुपात दे रखा है कितना, 3:8। यदि किसी महीने में परिवार की आय 27,500 रुपये थी, तब बचत क्या होगी। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ बताया हूँ कि जो बचत और व्यय प्लस हो जाती है तो वो आय निकल आता है, ठीक है।
तो इन दोनों को अनुपात को हम प्लस कर देंगे तो कितना आया, यहाँ से 11 निकल के आया। अब 11 बराबर है कितने के, 27,500 के, ठीक है। तब बचत क्या होगी, तो बचत का अनुपात कितना दे रखा है, 3। तो मैं क्या करूँगा कि 27 में सिंपल में देखिए ये जो 27,500 है यह है 11 की वैल्यू है, यानी कि यह इसकी बचत है, और निकालना कितने का है, बचत निकालना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 3 लगा देंगे। अब इससे अगर मैं काटने जाऊँ तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, डबल 0, ये पूरी तरह से कट गया, और 25 दिया 7500। यहाँ हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा 7500, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि होती है और 11% के लाभ के बीच का अंतर 108 है। देखिए दोस्तों, अगर मैं अपने हिसाब से मानूं तो कोई हमारा मान लीजिए कि मैं मानता हूं कि हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये था। मैंने इस 100 रुपये में अगर 13% की मुझे हानि होती है, यानी कि मैं यह संख्या कितने की बेचा हूँगा, 87 में बेच दिया हूँ, तभी तो 13% की हानि होगी। अगर 100 की चीज़ को मैं 111 में बेच दूं तो क्या हो जाएगा, 11% का मुझे लाभ हो जाएगा। यहाँ 11% की लाभ की बात की गई है। इनके बीच का जो अंतर है वो हमें दे रखा है 108, वो हमें दे रखा है 108। यदि 12% का लाभ अर्जित किया जाता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। सिंपल दोस्तों क्या करना है कि इनके बीच का जोड़ निकाल लेना है हमें। तो यहाँ 13 11 कितना हो जा रहा है, 24। तो ये 108 जो दे रखा है ये 24 की वैल्यू हमें दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना है 12% लाभ। तो मैंने क्रय मूल्य कितना मान के चला हूँ, 100 रुपये मान के चला हूँ। 12% का लाभ लेना है तो कितने में बेचना होगा, 112 में। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई में लगा दूंगा 112, ठीक है। अब इन्हें मैं सिंपल काट लूँगा, काटने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। किससे कट रहा है, क्या 12 से कट रहा है, 12 नहीं है 108, और 12 दूनी 24, और ये 2 इसे काट दे रहा है कितनी बार में, 56 बार में। अब 9 का मल्टीप्लाई 56 में कर देना है, 54 5 45 1 50, 504। राइट आंसर इसका आ जाएगा 504, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 45% 135 है, मैं मान लेता हूं कोई संख्या है, कोई संख्या यक्स है, इसका 35%। तो देखिए यदि किसी संख्या का 35%, यानी कि संख्या के बाद क्या लगा है, का लगा है, जहां भी का आ जाए तो वहां गुणे लगा देना है। 45% यानी कि 45 ऊपर 100 नीचे 135 है, बराबर 135 लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा राइट, यहाँ से आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 से सिंपल, पहले 5 से हम काटना स्टार्ट करेंगे। तो यह कटेगा 9 बार में और यह कटेगा 20 बार में। इस 20 का उधर जाके मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो 20 को मैं यहीं मल्टीप्लाई करके, और ये 9 यहाँ भाग होने चला जाएगा, ठीक है। अब मैं 9 को 135 को काटता हूँ तो 9 कम 9 कितना बचा, 4 बचा, 9 पना 45, 15 बार में कट जा रहा है, और 15 दूनी 30, यानी कि 300 यहाँ से राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कफों के किसी सेट को 720 रुपये में बेचे जाने पर 20% की हानि होती है तो 5% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों 700 रुपये का कोई सेट है, इसको बेचे जाने पर 20% की हानि होती है। यहाँ देखिए बेचने की बात की है, बेचने की बात किया है यानी विक्रय मूल्य। और जब भी हम विक्रय मूल्य उठाते हैं तो गुणे में 100 ऊपर लगाते हैं, प्लस माइनस नीचे। तो यहाँ हानि की बात की गई है तो 100 में माइनस कर दूंगा 20 को, तो यहाँ आ जाएगा 80, ठीक है। 105% यानी कि 5% का लाभ कमाने के लिए, तो 5% का लाभ कमाने के लिए यानी कि 100 में 5 जोड़ूंगा और गुणे लगा दूंगा। तो यहाँ से 105 का लाभ कमाने के लिए नीचे लगा दूंगा 100, ठीक है। देखिए दोस्तों ये हमारा है विक्रय मूल्य। जब भी विक्रय मूल्य में मैं 100 ऊपर और प्लस माइनस यानी कि 80 नीचे लगाया तो यहाँ से निकल के आ गया ये टोटल क्रय मूल्य, ये टोटल क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब बोल रहा है कि इसी क्रय मूल्य को अगर 105% का लाभ प्राप्त करना है तो संख्या क्या आएगी। तो इसी क्रय मूल्य में अब यहाँ ये दे रखा है क्रय मूल्य, तो अब प्लस माइनस ऊपर लगाएंगे और 100 नीचे ले जाएंगे। तो मैंने 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 105 और 100 नीचे मान लिया। बस ये सिंपल हमें बना देना है, और ये बनाने के बाद इसे हमें सॉल्व कर लेना है। ये स्टेटमेंट बनी हुई है, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करना स्टार्ट करिए। यहाँ से 100 से 100 कटा,
क्या 5 से कट रहा है? बिल्कुल 5 से कट रहा है। कितने बार? 16 बार। और ये 5 से कट रहा है कितने? 21 बार। ठीक है, 16 चौको 64, बचा कितना? 8, 16 पंचे 80। ये 16 से 45 बार में कटा। अब यहाँ से कितना बचा? 45 बचा, और क्या बचा है? 21 बचा हुआ है हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा 21। बचा था कितना? 10, तो ये हो जाएगा यहाँ से 94। तो कितना निकल के आया? 945। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक पतलून का अंकित मूल्य 750 रुपये है, जिसे छूट के दौरान 660 रुपये में बेचा जाता है। इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी? दोस्तों, अंकित मूल्य था कितने का? 750 का, और छूट के दौरान बेचा कितने में गया? 660 में बेचा गया। तो मैं इसे अगर घटा दूंगा तो क्या मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा? जितना भी डिस्काउंट, वो डिस्काउंट की संख्या निकल के आ जाएगी। तो मैं इसे घटाना शुरू करता हूँ। तो कितना आया? 0। और यहाँ से घटा तो कितना आया? 90। यानी कि टोटल 90 रुपये की डिस्काउंट दी गई थी। 90 रुपये की डिस्काउंट किस पे देगा? अंकित मूल्य पर देगा। तो बटे में लिख लेना है अंकित मूल्य। अब लगा देना है 100, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा परसेंटेज, क्योंकि हमें परसेंटेज में पूछा गया है। अब यहाँ से दोस्तों 0 से 0 कटा, 25 से 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, 3 त्रिकई 9, 3 बार में, 3 चौको 12। यहाँ से राइट आंसर हमारा निकल के आ गया 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 रुपये को 4 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। इस जमा राशि पर देय ब्याज क्या होगा? 1500 रुपये को 4 सालों के लिए दिया जाता है, प्रति वर्ष 8%। एक साल में 8%, तो 4 सालों में कितना? 8 चौक 32। तो 32% की वैल्यू यहाँ निकाल देनी है। 32% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कटा, और 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे 32 में। तो 15 दूनी 10, 15 दूनी 30, हंसी लाई 3, 30, 15 तक 45, 3 48, 480। यहाँ से हमारा ब्याज निकल के आ रहा है 480। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यानी कि ए जो है 75,000 रुपये से व्यवसाय शुरू किया, और 37,500 रुपये के साथ बी शामिल हो गया। बी शामिल हो गया 37,500 रुपये पर। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1, वर्ष के अंत में 3:1 का लाभ प्राप्त करते हैं, साझा करते हैं, तो कितने महीनों के बाद बी शामिल हुआ था? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि हमें ऊपर वाली संख्या का अनुपात बना लेना होता है। तो मुझे सिंपल दिख रहा है 75, 375, ये 25 से कट रहे हैं। तो मैं पहले तो 2 0 काट दूंगा डबल 0 से। यहाँ बचा 750, यहाँ बचा 375। अगर मैं 25 से काटने जाऊं तो ये कट रहा है 30 बार में। इसे मैं अगर 25 से काटने जाऊं तो ये कट रहा है 3 चौको 12, 13 14, 15 बार में। ये कट रहा है 15 बार में। यानी कि सिंपल मैं कह सकता हूं कि 2:1 में पैसा लगाते हैं। ये भी 12 वर्षों तक नहीं, बी कितने महीने बाद बी शामिल हुआ था। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 की वैल्यू कितने महीना बाद बी शामिल हुआ था। यहाँ बी की बात की गई है कि बी कितने महीना बाद शामिल हुआ था, लेकिन ए का कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखा है। अब बात कर रहा है 1 साल की। तो हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि ए जो है 12 महीनों की वैल्यू दे रखी है। तो अब हम इसका जो अनुपात आया है 2, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 24 की वैल्यू निकल के आ रही है 3। अब यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ अनुपात बन रहा है 1। तो अब बताइए 3 कितने गुना है? 24 को कितने गुना में पा रहा है? तो 3 से 23, 3 8 24, 8 बार में पा रहा है। तो क्या मैं सिंपल कह सकता हूँ कि 8 बार में ये भी पा जाएगा? यानी कि ये 1 8 बार में इसे भी पा जाएगा, तो यहाँ भी 8 ही आना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ, तो कह रहा है कि कितने महीनों के बाद बी शामिल हुआ था? बी दोस्तों 8 महीनों के बाद, यानी कि 12 में 8 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 4। राइट आंसर है इसका 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो छोटा भाग क्या होगा?
पिछले 2 पेपर जो हमने पढ़ाए थे उसमें भी ऐसा ही अनुपात वाला क्वेश्चन पूछा गया था और चॉकलेट नाम से था, याद करिए। यहाँ दोस्तों 264 को दे रखा है, हमें सिंपल क्या करना है कि इन जो अनुपात दे रखा है ना, इन्हीं को जोड़ लेना है और इसमें भाग लगा देना है। तो 31 और 13 को अगर मैं जोड़ने जाऊं तो ये बन रहा है 44। तो 264 में 44 का भाग लगाएंगे। अब यहाँ बात कर रहा है कि छोटा भाग क्या होगा, तो छोटा भाग मुझे 13 दिख रहा है, तो मैं 13 को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं 44 को काटने जाऊँ तो क्या मैं 11 से काट सकता हूँ? बिल्कुल, 11 दूनी 11 2 बार और 11 4 बार यहाँ से। तो यहाँ से आया 24 और यहाँ से आया कितना 4, 4 5 20, 4 6 24, 6 बार में कट गए। अब 13 का 6 में मल्टीपल लगा देंगे, तो अब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 13 में, तो 6 का 18, 6 कम 6 7 78। राइट आंसर है इसका कितना? दूसरा नंबर। चलिए दोस्तों, ये शायद हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 55 हैं। 5 छात्रों द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं वो 55 हैं, यानी कि औसत अंक है 55, तो मतलब कि पांचों छात्र के 55 रहे होंगे। तो टोटल अंक कितने बने यहाँ से? अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 55 25, हासिल आई कितनी 2, 25 2 27, यानी कि यहाँ से आया 275। पांचों में से शीर्ष 3 जो अगले 3 हैं छात्रों के औसत अंक 65 हैं। इन लास्ट वाले जो 3 हैं इनका औसत अंक 65 है। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 3 15 और 6 का 18 19, 195। तो अन्य 2 छात्रों का औसत क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ 5 संख्याओं का औसत है और यहाँ 3 संख्याओं का औसत है। अगर मैं इन्हें घटा दूँ, इस 5 संख्याओं में का औसत अंक 3 अंकों से घटा दूं तो क्या 2 लड़कों का निकल के आ जाएगा? बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसे घटाना शुरू करिए। तो यहाँ से आया कितना 0, 17 में 9, तो यहाँ से आया 8, यानी कि 80 आ रहा है। ये 80 2 लड़कों का आ रहा है और 2 लड़कों का निकल के आ रहा है। अब इसे काट देंगे तो कितना आया 40, यानी कि बाकी 2 छात्रों का औसत अंक यहाँ से निकल के आ रहा है 40। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। और आज यह है 19 जून 2018 यूपी पुलिस में जो पेपर पूछा गया था, तीसरा वीडियो था फर्स्ट शिफ्ट का। अब मैं अगली वीडियो, टोटल 2018 में 4 पेपर हुए थे और चौथी वीडियो हम कल ला रहे हैं। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।